बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर या फॉल ऑफ यूएसएसआर या यूएसएसआर का जो टूटना है 1991 में, ये जो काम खत्म हुआ यूएसएसआर के टूटने का, और ये जो मॉडर्न डे जो रशिया है वो बना, तो उसका लेक्चर नंबर 4 है। जो पहले 3 लेक्चर्स थे उसमें मैंने जितनी भी काजेज हैं कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी डाउन होती गई, कैसे यूएसएसआर अफगान वार में कूद पड़ा, स्पेस रेस के बारे में बात की, आर्म्स रेस के बारे में बात की। उसके अलावा फिर मिखाइल गोर्बाचेव, ये उनके समझ लें एक यूएसएसआर के एक एज ए प्रेसिडेंट ही समझ लें, ठीक है। तो वो आए तो उन्होंने जो 2 पॉलिसीज लॉन्च की, ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका, उसकी वजह से मजीद उन्होंने तो खुद उनकी ये इंटेंशन नहीं थी कि वो तो यूएसएसआर को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो 2 पॉलिसीज थी ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका, उसने उल्टा और इकोनॉमी को डाउन किया और यूएसएसआर के टूटने की वजह बनी। तो हम अब पहुंचे हैं 1989 पे। तो मैंने बताया था कि जो यूएसएसआर है इसकी अपनी 15 सब नेशनल सोवियट्स थी उस वक्त, यानी 15 स्टेट्स कह सकते हैं आप, 15 रियासतें। और यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में इन 15 रियासतों के अलावा कुछ और कंट्रीज थे, जैसा कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, यानी जो यूरोप है आपका, उसका जो ईस्ट है उसमें जो कंट्रीज पाए जाते हैं वो कंट्रीज यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थे। वो जो यूएसएसआर के जो 15 सब नेशनल सोवियट्स हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो तो उसके थे ना अपने, और कुछ इन्फ्लुएंस में थे। उसमें यूएसएसआर ने अपनी गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश की थी, पपेट गवर्नमेंट्स कह सकते हैं, जिसमें वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स, ठीक है। और उनको सर वहां से फंडिंग वगैरह या जो कुछ निज़ाम सिस्टम को चलाने के लिए, तो वो यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था। तो जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें पोलैंड, हंगरी, बल्गेरिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तो ये वाले ईस्ट जर्मनी, तो ये कंट्रीज थे, ये यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थे उस वक्त। 1989 की बात करूं तो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थे, और इन यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स थी वो अपनी डायरेक्शन लेती थी मॉस्को से, यूएसएसआर थे आर से। तो 1989 में इन कंट्रीज ने भी कहा कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में क्यों काम करें, हम किसी के इन्फ्लुएंस में क्यों रहें। तो इन मुल्कों में भी ये पोलैंड, ये आप नोट करें, पोलैंड, हंगरी, बल्गेरिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ईस्ट जर्मनी, ये कंट्रीज यूएसएसआर के अपने नहीं थे लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में थे। यहाँ पे पपेट गवर्नमेंट्स थी जो मॉस्को से अपनी डायरेक्शन लेती थी। यहाँ पे भी नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स उठ खड़ी हुई कि हमें अब आज़ाद करें, हम किसी के इन्फ्लुएंस में क्यों रहें, हम आज़ाद कंट्रीज हैं। तो ये इस तरह हम आज डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या। दुश्मन बने ते खुशी न करिए ओ तभी मर जाए। तो वही बात होगी सर कि 1989 में जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इनके नाम मैं लिख देता हूं, पोलैंड, हंगरी, बल्गेरिया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ईस्ट जर्मनी। इनमें भी आवाज उठने लगी कि हमें आप आजाद करो यार। यानी मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे पपेट गवर्नमेंट्स थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स। तो नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स टू गेन इंडिपेंडेंस, यानी ये वाली कि हम पोलैंड वाले हैं, हम हंगरी वाले हैं, हम बल्गेरिया वाले हैं, तो हम यूएसएसआर के कंट्रोल में क्यों रहें। तो इनमें आ गया नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएसएसआर इन्फ्लुएंस एंड कम्युनिस्ट पपेट गवर्नमेंट्स। तो ये मैंने बात आपको क्लियर कर दी, ठीक है। तो रोमानिया को छोड़ के पहले जितने भी अगर रेवोल्यूशन हुए थे जो दूसरे कंट्रीज में, तो यूएसएसआर ने उन्हें दबाने की कोशिश की थी अपनी फौज भेज के।
लेकिन इस दफा जो उनका जनरल सेक्रेटरी था, समझ लीजिए प्रेसिडेंट था, मिखाइल गोर्बाचेव, उसने यहाँ पे जो लोग उठ खड़े हुए कि हमें आजाद करो, उसने यहाँ पे कोई आर्मी नहीं भेजी, कोई रेवोल्यूशंस को, मूवमेंट्स को सप्रेस करने की कोशिश नहीं की। तो फिर ये आस्ता आस्ता ये उसके कंट्रोल से, उसके इन्फ्लुएंस से निकल गए। सिर्फ बल्गेरिया, रोमानिया के अलावा सारी रेवोल्यूशन थी, सारी मूवमेंट्स थी, आराम सुकून से हुई, कोई खून खराबा नहीं हुआ। रोमानिया का जो डिक्टेटर था वहां का, जिसने एक गवर्नमेंट बनाई थी, पपेट गवर्नमेंट, जो अपनी इंटरेक्शंस मॉस्को से लेती थी, उसने लोगों का कत्लेआम किया। फिर लोगों ने भी उसको और उसकी बीवी को लाइव टीवी शो पे कत्ल किया। तो ये खून खराबा हुआ था, सिवाय रोमानिया के बाकी सारे कंट्रीज में। ये वो कंट्रीज हैं जो यूएसएसआर के अपने नहीं है। यूएसएसआर के अपने 15 सब नेशनल सोवियट्स थी, 15 सब नेशनल सोवियट्स, वो भी इंडिपेंडेंस हासिल करेंगे। हम तो भारत से में ये कह रहे हैं यूएसएसआर के टूटने की। भी मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा साइड पे क्या हो रहा है, जो इसकी इन्फ्लुएंस में जो कंट्री वो भी आहिस्ता निकल रहे हैं। ठीक है, तो बात यही आ गई कि ये नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स आ गई, लोगों ने आज़ादी के लिए डिमांड करना शुरू कर दी, क्योंकि जो उसकी पॉलिसीज थी वो बहुत नरम थी गोर्बाचेव की, कि कोई वो नहीं सेंड नहीं कर रहा था आर्मी, कोई उसने ऐसा कदम नहीं उठाया या फौज नहीं भेजी। तो उसमें सर नेक्स्ट जो है, अब आते हैं सर इस पे, तो 1989 है, जो 1989 ये कहते हैं ईयर ऑफ रेवोल्यूशंस, ये साल ही इनकलाबों का साल है। ठीक है, 1989 ईयर ऑफ रेवोल्यूशंस है। तो ये इस तरह ये चला सारा। तो इसमें एक और चीज नोट कर लें, एक और रेवोल्यूशन हुई चाइना में, जिसको कहते थे ये जो जगह थी, जो चाइना में एक जगह है तियाननमेन स्क्वायर, ये भी 1989 में हुई। ठीक है, ये चाइना में जगह है, वहां पे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, इसलिए इसको कहते हैं। ये देखिए यहाँ 1989 में ये सारे कंट्रीज अलग होने की बात कर रहे हैं। एक चाइना भी जनाब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जो वहां की जो, ठीक है, वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया हुआ है। फिर इसके बाद 1989 में नवंबर, बर्लिन वाल ये करेंगे डिस्कस, इस पे गिर गई। ठीक है, बर्लिन वाल को तोड़ दिया गया और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी वो आपस में मिल गए। ठीक है, वो जुड़ गए। उसके अलावा अब हम पहुंचते हैं, अच्छा ये बात हो रही है कि रेवोल्यूशंस हुई 1989 में, ये सारी रेवोल्यूशंस हुई, लेकिन गोर्बाचेव ने अपनी आर्मी सेंड नहीं की। इससे पहले 1956 में यही हंगरी, 1956 में हंगरी में एक रेवोल्यूशन हुआ था, तो लोग बाहर निकले थे, लेकिन वहां पे यूएसएसआर ने अपनी जो आर्मी है, जिसको रेड आर्मी कहते हैं, वो भेजी और उस रेवोल्यूशन को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, खत्म कर दिया। लेकिन इस दफा गोर्बाचेव ने कोई फौज नहीं भेजी, कुछ नहीं भेजा। ठीक है, इसके बाद आता है सर हमारा दिसंबर 1989। दिसंबर 1989 में जो यूएसए का जो प्रेसिडेंट था उस वक्त, सीनियर जॉर्ज बुश, उसने अनाउंस किया कि अब कोल्ड वॉर खत्म हो गई है। यही एक इवेंट चल रहा है साथ साथ, ये चीजें भी आप नोट करते जाएं। तो बर्लिन वॉल गिर गई नवंबर 1989 में, और दिसंबर 1989 में सीनियर बुश जो था यूएसए का प्रेसिडेंट, उसने अनाउंस किया कि अब कोल्ड वॉर खत्म हो गई है। तो इसको हम कहते हैं, ये एक टर्म आती है, ये टर्म आप देखेंगे, टर्म के डोमिनो इफेक्ट, DOMINO, डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट ये होगा कि ऐसे आप देखें, ये ईंटें पड़ी हुई हैं और एक ईंट को हमने गिराया है, ये खड़ी हैं सारी ऐसे खड़ी हुई हैं, एक ईंट को हमने नीचे गिराया है तो सारी गिरना शुरू हो गई हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक में रेवोल्यूशन आई, फिर उसको देखते देखते दूसरे में आई, तीसरे में आई, चौथे में आई, पंजवें में आई, फिर इस तरह से पूरे यूरोप में जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, जो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थे, और यूएसएसआर के जो अपने 15 सब नेशनल सोवियट्स थी, उनमें भी ऐसे ही हुआ कि एक वो देखते देखते देखा देखी में सब में रेवोल्यूशन आते गए और वो इंडिपेंडेंट होते गए। अच्छा, आप सर आते हैं यूएसएसआर के जो अपने सब नेशनल सोवियट्स थे, उनमें क्या चल रहा है उस वक्त।
डोमिनो इफेक्ट के बाद 1987 पे थोड़ा एक दो साल पीछे जाते हैं हम। पहले हमने 1989 की बात की थी, अब 1987 के जो 15 सब नेशनल सोवियट्स हैं यूएसएसआर की, यानी यूएसएसआर 15 जो अपनी स्टेट्स थी, ठीक है, जिस पे लेक्चर बन रहा है कि कैसे ये टूटी आपस में। इनमें से 3 जो थी उन्होंने अपना आजादी की डिमांड कर दी और वो आजाद हो गए, वो अपने आप उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया, ठीक है। 3 कौन कौन सी थी, क्या कहते हैं उसको, बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं इनको, जो 3 थी, इस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। इनको कहते हैं बाल्टिक स्टेट्स, क्योंकि इनके साथ बाल्टिक सी है, इसलिए इनको बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 सोवियट्स थी, इन्होंने 1987 के स्टार्ट में क्या कहते हैं उसको, डिक्लेयर्ड सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज थे, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया, ये वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएसएसआर ने इन्हें अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। एक पैक्ट था, मोलोटोव-रिबेंट्रोप पैक्ट, उस पर डिस्कस करेंगे कैसे क्या हुआ उसमें। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद उसने इन पे कब्जा कर लिया था और अब उन्होंने सोवरेनिटी और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। यानी 15 में से 3 तो आपके पहले निकल गए। सबसे पहले निकलने वाले जो थे, टूटने वाले, वो ये थे बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। अब कितने बच गए पीछे, अब बच गए हमारे पास 12। तो उन पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, और बल्कि स्टार्ट कर अभी देख लेते हैं उसको। ये लिखा हुआ है थ्रू आउट 1990 से लेकर 1991 के दरमियान एक से एक स्टेट गिरती गई। ये अभी 3 गिरी है ना, अभी बाकी भी ऐसा ऐसा गिरती जाएंगी। लेकिन वो जो मिखाइल गोर्बाचेव हो गए, जो यूएसएसआर का कम्युनिस्ट पार्टी है, जो उसका जो जनरल सेक्रेटरी था, उसको आप एज ए प्रेसिडेंट ही मान लें, उसने कोई फौज नहीं भेजी। जो यूएसएसआर की फौज है उसको हम रेड आर्मी कहते हैं, उसने कोई रेड आर्मी नहीं भेजी, ठीक है सर। उसके बाद एक के बाद यानी डोमिनो इफेक्ट चलता गया, एक कंट्री के बाद एक दूसरी, फिर उसके बाद ये आएगा रोमानिया, बल्गारिया, ये तो निकल गए सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। अब थे सिर्फ बाल्टिक स्टेट्स, ये निकल। इन तीनों ने सबसे पहले, आपने नोट करना है कि सबसे पहले जिन कंट्रीज ने सोवरेनिटी या इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, वो कौन से थे, बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी जो कैमरा है इसमें 15 मिनट की लिमिट होती है, कैमरे की मेमोरी का मसला है, तो इसलिए 15-15 मिनट में इंशाल्लाह बनाएंगे। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह बाकी जो रह गए हैं 1 या 2 में क्लिप्स में वो खत्म कर देंगे। फॉल ऑफ यूएसएसआर। अल्लाह हाफिज़।